मेरी जो माँ थी वो पढ़ी लिखी नहीं है, बट उसकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि मेरे बच्चों को जो हम नहीं कर सके वो सब कुछ आना चाहिए। तो बचपन से ही वो किताबें लाती थी। उसको था कि मेरे बच्चे ये कंपटीशन में भी जाना चाहिए, ये कंपटीशन में भी जाना चाहिए। सब एरियाज में एक्सीलेंस लाना, ये कैसे आपने एक्वायर किया? इसकी शुरुआत हुई, मेरे एक सर थे विद्याधर पाठक, वो उन्होंने मुझे पहले तो बुक्स किताबें पढ़ने का शौक लगाया। किताबें पढ़ते पढ़ते पागल होना ये जो होता है वो उन्होंने करवाया। गोनी दांडेकर हमारे साहित्यिक है, तो उनका एक बुक है मोगरा फुलला, तो उन्होंने बोला ये पढ़ो। मैं पढ़ता गया, एक रात में पढ़ लिया। मैंने स्टडी नहीं किया। अगर मेरे इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से बात में जो मुझे गुरु मिले, वो मुझे चिल्लाते, तुमने पढ़ाई नहीं की, ऐसे वो बोलते। अगर पढ़ाई करता तो और किधर जाता, बिकॉज मैं पढ़ाई करता ही नहीं था। कल पेपर है तो आज मैं चैप्टर पढ़ के जाता था और 3 घंटे का पेपर मेरा 1 घंटे में हो जाता था और बाद में रिजल्ट आता था फुल आउट ऑफ मार्क्स। अभी मैंने नेशनल अवार्ड मिला मुझे, वीर सावरकर नेशनल अवार्ड फॉर ऐसे कंपटीशन। ऐसे कंपटीशन है तो जनरली 10वीं के बच्चे क्या करेंगे, ऐसे कंपटीशन है चलो 1-2 किताबें पढ़ो और जाके लिख के आओ। मैंने वैसे नहीं किया। सावरकर साहित्य पूरा पढ़ा। सावरकर, वीर सावरकर जी ने जितनी किताबें लिखी है आज तक, वो सारी पढ़ी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। माशेलकर सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि गो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाओ, उनको सिखाओ। नहीं आता तुम्हें, इट्स ओके, स्टडी करके जाओ। तो पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? फॉर फिलीपीन में था। ओके। फिलीपीन में मैं इतना फेमस हूँ आज कि मुझे वहाँ पे बोलते हैं अडॉप्टेड सन ऑफ द फिलीपींस। ओह, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि हम और बड़े बड़े आमों को ला सकेंगे, है ना? क्या आपका कभी किसी जीनियस से पाला पड़ा है? अनलेस अगर आप सचिन तेंदुलकर को जानते हो या हमारे जाकिर हुसैन थे, उनको अगर जानते थे, या फिर स्टीव जॉब्स को जानते हो। वैसे हमारे देश में जीनियस की कमी नहीं है, सही बता रहा हूँ। वैसी एक जीनियस से हमारा पाला पड़ा है और हमारी खुशकिस्मती यही है कि ये जीनियस हमारे बड़े आम पे आ जा रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर प्रतीक मुणगेकर। इन्होंने 30 साल की उम्र में, अपनी 30 साल की उम्र में इतने कारनामे किए हैं कि आप दंग रह जाओगे। मैं खुद दंग था। ये एक लोअर मिडिल क्लास में जन्मे हैं, वहीं पे पले बड़े हैं, लेकिन हम कहते हैं ना कि कई बार परिस्थिति आपको रोकती नहीं है। अगर आप में ड्राइव हो, अगर आप में आपकी इच्छा दृढ़ हो, वैसे हैं ये। 30 साल की उम्र में इन्होंने कम से कम 1000 अवार्ड्स जीते हैं और अलग अलग एरियाज़ में, पढ़ाई में, एलोक्यूशन में, डांस में, गाने में, मतलब ये इन्होंने कोई एरिया छोड़ा नहीं है। इन्होंने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, 7-8 तो पेटेंट्स इनके नाम पे हैं। 30 साल की उम्र में ये पीएचडी हैं, ये डॉक्टर हैं, ये कई नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस पे बोर्ड पे हैं और हज़ारों बच्चों को ये काउंसलिंग करते हैं और इनको करियर काउंसलिंग करते हैं। तो ये किशोरी अमोणकर की गायकी गाते हैं, सीख भी रहे हैं। तो एनीवे, मैं आपकी क्यूरियोसिटी को लंबा नहीं करूंगा। ऐसा करते हैं, हम उन्हीं से बातचीत शुरू करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 30 सालों में इन्होंने क्या क्या किया है और इनके आगे गोल्स क्या हैं, है ना? तो आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रतीक मुणगेकर से। नमस्कार डॉक्टर प्रतीक। नमस्कार। हमारे बड़े आम में ना आज तक जो भी गेस्ट आए हैं, जो बड़े आम आए हैं, वो थोड़े उम्र में बड़े थे। आज पहली बार ऐसा है कि एक दिखने में बड़े छोटे लेकिन आप बहुत बड़े आम हैं, ये अब पता चल ही जाएगा। और आप बड़े आम क्यों हैं
ये शायद हमारी बातचीत में बाहर आ जाएगा। तो ये पहला सवाल ये है, क्योंकि हम जब अपनी लाइफ का सोचते हैं तो जब आप 30s में आते हो ना, 28-25 के बाद, तब आपका करियर शुरू होता है ना। आप अपने बिजनेस में या जो भी काम में आप अपना जमाते हो, अपना वो जमाते हो, लेकिन आपने 30 के अंदर इतने सारे अचीवमेंट्स किए हैं। आपने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, आप पीएचडी हो, आपने इतने बुक्स लिखे हैं, किताबें पब्लिश हुई हैं, आप कितने सारे बच्चों को मेंटर करते हैं, आप देश देश में घूमे हो, कितने यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस में आप बॉडीज़ पे हो। ये सारा 30s के अंदर, ये कैसे, मतलब एक तो ये जीनियस ही कर सकता है। अब ये जीनियस है तो चलो मान भी लेते हैं कि आप जीनियस हो, तो हम अब एक्सप्लोर करेंगे कि जीनियस बनते कैसे हैं। ये क्या, एक केमिकली क्या होता है जीनियस होना। तो पहले से शुरू करेंगे आपकी, आप जैसे आप तो जन्मे हो एक आम लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, जहाँ पे बहुत सारा एक्सपोजर नहीं था, अवेलेबिलिटी ऐसी कुछ नहीं थी, तो शुरुआत आपकी वहाँ से हुई। तो ऐसे माहौल में आपने ये शुरुआत कैसे की, मतलब ये जो ज्ञान एक्वायर करना, या जो भी आप मतलब स्टडीज़ में भी थे, आप एक्सीलेंस पाते थे स्टडीज़ में, तो ये क्या ये क्यूरियोसिटी थी बचपन से कि जिसकी वजह से आपने इतनी कम उम्र में, कहते हैं ना कि जितना हो सके एक्वायर कर ली, ऐसा था? हाँ, क्यूरियोसिटी तो थी, बट मेरी जो माँ थी वो पढ़ी लिखी नहीं है, बट उसकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि मेरे बच्चों को जो हम नहीं कर सके वो सब कुछ आना चाहिए। तो बचपन से ही वो किताबें लाती थी, वो खुद कुछ उसके जैसे होती है ना, आम स्त्री जो होती है उसकी ख्वाहिशें होती है कि अच्छी साड़ी गहने पहनो, ऐसा कुछ उसको था नहीं अट्रैक्शन। उसको था कि मेरे बच्चे ये कंपटीशन में भी जाना चाहिए, ये कंपटीशन में भी जाना चाहिए। तो वो पैसे बचाती थी और वो इलोकेशन, ये किताबें वो सब लेके आती थी, और वो मेरा बायहार्टेशन वगैरह वो लेती थी। अभी बचपन में मनाचे श्लोक हम महाराष्ट्र में बोलते हैं, वो उसने बायहार्ट करके लिए। हैंडराइटिंग मेरा एकदम गंदा था, वो बैठ के वो सुधारा, और वो इतना सुधारा कि महाराष्ट्र में मेरा फर्स्ट रैंक आया। एक्सीलेंट हैंडराइटिंग, मराठी, इंग्लिश। फिर वो इंग्लिश उसको आता नहीं था, बट वो बोलती थी कि रोज़ 5 इंग्लिश के वर्ड्स बाय हार्ट करो, मैं लेती हूँ। ऐसा वो 3rd या 4th स्टैंडर्ड तक हमारा स्टडी लेती थी, और उसने शिक्षा हमें ऐसी दी कि 4th स्टैंडर्ड के बाद उसने कभी मेरा स्टडी या फिर तुम्हारी एग्ज़ाम कब है कभी कुछ पूछा नहीं। कभी स्कूल में भी आई नहीं वो। आज तक मेरा कॉलेज कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सा है, उसको पता है, बट वो कभी आई नहीं। वहाँ से ही हमें ट्रेन किया, स्पून फीडिंग नहीं, इतना ऐसे बनाया। और ये नहीं था कि हम लोग बहुत डरते थे। 2 रुपया देती थी हमें, स्कूल जाते थे तब, ये 2 रुपया आज दिन भर में यूज़ करना है मेरी बहन को और मुझे, बस। बाकी कुछ ऐसा ही नहीं था कि 10 रुपया, बाकी के स्टूडेंट्स लाते थे, सब कुछ एक्सेस था थोड़ा। हमें टिफ़िन जो है वो खाने का, उससे ज़्यादा कुछ करने का नहीं। स्टडी करो, स्टडी में क्या चाहिए, अच्छा ये ले लो। परिस्थिति बिल्कुल नहीं थी। मेरे जो पिताजी है वो कबड्डी प्लेयर थे, सेंट्रल रेलवे से वो स्टेट तक गए, और कबड्डी से ही उनको जॉब मिला। और उसके बाद क्या हुआ, वो कंपनी बंद पड़ गई। बंद पड़ने के बाद वो गिरनी कामगार हो गए। फिर मुंबई में ऐसा दौर आया कि सारी गिरनियाँ बंद पड़ी। फिर हमारा जो स्ट्रगल शुरू हुआ, दैट टाइम उनको 1800 रुपये सैलरी थी महीने की 2008-9 की बात है, और लास्ट सैलरी उन्होंने 5000 ली जब वो रिटायर हो गए। तो परिस्थिति नहीं थी, बट मेरे माँ बाप ने हमें बिल्कुल ऐसा फील नहीं करवाया तभी कि हमारी परिस्थिति नहीं है। एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन या फिर कोई कंपटीशन से हम लोग जाते थे, सारे कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करता था। वो मेक श्योर वो करती थी कि ये कंपटीशन है तो उसको ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। स्टडी थोड़ा आएगा चलेगा, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मेरे बच्चों को आनी चाहिए। अच्छा। तो तभी से हम लोग वो करते थे। तो ये जो मेरा ब्रेन डेवलप हुआ, या फिर जो रिसर्च का अप्रोच है या इनोवेटिव अप्रोच है, उसकी शुरुआत माँ से हुई थी। Okay. उसने मुझे ये सब करवाया। तो मतलब ये समझ में आ गया कि चलो आपके घर में जीजा माता थी तो जीजा माता ने शिवबा को तो कर दिया बड़ा,
लेकिन शिवाजी महाराज भी महाराज इसीलिए हुए क्योंकि आगे चल के उन्होंने सारा वो किया जो मेरे ख्याल से आपकी माँ ने आपकी कहा कि चलो अब तो मेरा बच्चा बड़ा हो गया, अब वो खुद। तो उसके बाद फिर आपका जो जर्नी है वो कैसे, मतलब आपने जैसा आप म्यूज़िक भी सीखते थे, आप एलोक्यूशंस और उसमें आपने अवार्ड मिले थे, एक्सेलेंस तो मार्क्स तो लाते ही थे आप बहुत। तो ये सारा मल्टीफोकल ये जो होता है ना, कई बार एक होता है कि बच्चा पढ़ाई में बहुत कमाल का होता है, या एक होता है किसी स्पोर्ट में बड़ा वो होता है, लेकिन सब एरियाज में एक्सीलेंस लाना, ये कैसे आपने एक्वायर किया? इसकी शुरुआत हुई, मेरे एक सर थे विद्याधर पाठक। हाँ। वो पाठक सर जो थे वो बहुत विक्षिप्त थे। हाँ। जैसे मैंने अभी बातचीत करते हुए बोला कि प्रतिभा जो होती है वो विक्षिप्त होती है। वो उन्होंने मुझे पहले तो बुक्स किताबें पढ़ने का शौक लगाया। छंद जो होता है और ऐसे पागल होना, किताबें पढ़ते पढ़ते पागल होना, ये जो होता है वो उन्होंने करवाया। तब उन्होंने जो हमारे हाईएस्ट लिटरेरी वर्क जो है हमारे भारतीय संस्कृति में, वो सब उन्होंने मुझे दिया। ये पढ़ो, ये पढ़ो, इसका मुझे बताओ क्या सीखा क्या नहीं सीखा। गोनी दांडेकर हमारे साहित्यिक है, हिस्टोरियन, और तो उनका एक बुक है मोगरा फुलला। तो उन्होंने बोला ये पढ़ो। मैं पढ़ता गया, एक रात में पढ़ लिया। मतलब मुझे तभी ये नहीं था कि सुबह है, दिन है, रात है, शाम है, कुछ नहीं पता था, सिर्फ मुझे कंप्लीट करना था। तो ये किताबें पढ़ते पढ़ते जब मैंने बायोग्राफीज पढ़ी, शेक्सपियर पढ़ा, तभी 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड मराठी मीडियम का बच्चा, कुछ आता नहीं, इंग्लिश का कुछ भी पता नहीं, फिर भी मैंने वो हमारे बुक में एक चैप्टर था मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो उसका फिर चैप्टर ख़त्म होने के बाद रेफरेंस आता है कि ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का बेस्ड ऑन द ट्रू दिस थिंग। तो वो तब मेरे रद्दी वाले जो थे वो सारे फ्रेंड्स थे, बिकॉज उस ज़माने में डोंबिवली में मैं रहता था और सारे रद्दी वालों के पास बहुत दुर्मिल ऐसी किताबें मिलती थी जो अभी आउटडेटेड है। तो उनसे वो लेना, फिर वो पढ़ना, ये सब मेरा तभी का शौक था। मैंने स्टडी नहीं किया। मेरे इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से बात में जो मुझे गुरु मिले, वो मुझे चिल्लाते, तुमने पढ़ाई नहीं की, ऐसे वो बोलते, अगर पढ़ाई करता तो और किधर जाता। बिकॉज मैं पढ़ाई करता ही नहीं था। कल पेपर है तो आज मैं चैप्टर पढ़ के जाता था और 3 घंटे का पेपर मेरा 1 घंटे में हो जाता था और मैं निकल के आता था। बिकॉज मुझे क्या था, मेरे दिमाग में ये रहता था कि वो किताब मेरी अधूरी है, वो जाके मुझे पढ़ना है। मुझे एग्ज़ाम का टेंशन ही नहीं था कभी। और जाके मैं आता था और सारे बच्चे बोलते थे अरे 3 घंटे का पेपर, ये फेल होगा। टीचर्स भी हैरान हो जाते थे कि अरे इसने पेपर लिखा कि नहीं। और बाद में रिजल्ट आता था फुल आउट ऑफ मार्क्स। संस्कृत में मुझे 100 आउट ऑफ 100 है बोर्ड में भी। सोशल साइंस में 98 है। और मैंने पूछा ये 2 मार्क्स कहाँ पे गए। मैं बहुत बंडखोर था। मैं पूछता था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं स्टडी करते वक्त भी परफेक्शनिस्ट हूँ। मतलब ये ऐसा तो ऐसा ही आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा तो मैं खुद को तकलीफ देता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो सोशल साइंस का जब रिजल्ट आया बोर्ड का, मुझे 98 मार्क्स मिले बोर्ड में। तो फिर बाद में जो मुझे वो टीचर मिली, उन्होंने बोला कि जो स्कूल से 20 मार्क्स जाते हैं उसमें मैंने 18 दिए थे, थ्योरी में आउट ऑफ है। ऐसा मेरा अप्रोच होता था। बिकॉज आई एम वेरी मच स्टूडियस। मुझे वो जानने की उत्सुकता रहती थी कि ये ऐसा मैंने किया है, ये परफेक्ट है। बट परफेक्ट क्यों है? बिकॉज मैंने ये स्टडी किया है। तो मैं टेक्सचुअल में अगर एक आधा चैप्टर है तो उसका मैं रूट तक जाता था। बिकॉज तभी से मुझे आदत हुई थी। ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मैं पेरेंट्स को ये माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने दो। को क्रिएशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्सेंट्रेशन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें नोइंगली अननोइंगली तभी सीखने मिलती है। हमें पता ही नहीं होता है कि ये हमारे पास आ रहा है। और जब हमें सब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें बोलते थे कि एक चीज़ आने के बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस और रिवीजन करो। हम क्या करते जनरली, एक आध चीज़ हमें आती है, आने के बाद ये आ रही है मुझे, छोड़ देते। नहीं, एक बार मुझे एक चीज़ आने के बाद उसको पक्का करो। आने के बाद आप 10 बार करोगे, 50 बार करोगे, 100 बार करोगे तो वो रजिस्टर होता है। एक बार ब्रेन में रजिस्टर होने के बाद वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड में जो भी जाता है वो जब चाहिए तब जैसे के जैसे बाहर आता है।
तो ये हमें संस्कार ही मिले बचपन से, और उसकी वजह से ये सब हुआ। अच्छा, ये तो ठीक है, ये आपका ज्ञान आपको चाहिए था, आपने एक्वायर करते गए, लेकिन ये भी सुना है कि आपने पैसे के लिए भी ये कुछ किया, जब क्योंकि उस समय में पैसे हाथ में पैसे नहीं के लिए थे। किया बिकॉज तो वो क्या था, क्योंकि आपने फिर वो कॉम्पिटिशन्स कहीं किए हैं, तो वो अगर आप बताएंगे कि वो मेरा जर्नी अगर एक वर्ड में बोला जाए तो परिस्थिति, ये एक ही वर्ड है। परिस्थितियाँ ऐसी आई कि मुझे करना पड़ा। मैंने 16 साल की उम्र में टीचिंग शुरू की बिकॉज मेरे पिताजी का फाइनेंशियल स्ट्रगल मुझे पता था, और मेरे जो सपने थे वो बहुत बड़े थे, ये भी मुझे पता था। बिकॉज मैं बहुत अर्ली मैच्योर हुआ था बिकॉज ऑफ दिस जो भी सराउंडिंग परिस्थिति थी। तो तब मैंने सोचा कि मुझे जो करना है उसमें जो पैसा लगता है वो मेरे पिताजी के पास नहीं है, वो कर नहीं सकते। जो वो कर रहे हैं उससे हमारा घर चलने में भी बहुत तकलीफें आ रही है, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो टीचर्स डे होता है हमारे स्कूल में, तब मैं सिखाने जाता था। एक दिन ऐसे होता है, मराठी स्कूल्स में होता है, इंग्रजी माध्यम में मुझे पता नहीं, बट एक दिन ऐसा होता है कि सारे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल संभालते हैं। तो मैं प्रिंसिपल बना था, फिर सब स्केड्यूल करना होता है। तो तब मुझे पता चला कि मुझे ये आता है, टीचिंग करना मुझे आता है, तो चलो ये करते हैं। और मेरे साइंस और संस्कृत बचपन से ही अच्छे थे, सब्जेक्ट पक्के थे। तो मैंने शुरुआत की साइंस और संस्कृत बच्चों को सिखाना, 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड। वहाँ से कुछ फीस से पैसे आते थे। हाँ, और मुझे 10th स्टैंडर्ड मैंने किया कंप्लीट। फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, लालबाग जहाँ पे अभी मैं रहता हूँ, और फिर मैंने शुरू की 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड। तभी मुझे क्लॉकर बेसिस पेमेंट मिलता था, तो 50 रुपये मिलते थे पर आवर। 1 घंटा सिखाऊंगा तो 50 रुपये मिलेंगे। और मेरा कैलकुलेशंस ऐसा रहता था कि जितने नंबर ऑफ आवर्स में सिखाऊंगा उतना मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, फिर मेरा फीस पे होगा और कॉलेज का, और किताबें मिलेगी ऐसे था। तो वो इतना शुरू हुआ कि मैं 12 आवर्स सिखाता था पर डे, 14 घंटा सिखाया। 16 घंटे का मैंने रिकॉर्ड किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। 3 दिन 16, 12 घंटे ऑफलाइन, 4 घंटे ऑनलाइन, और चौथे दिन उठा तो आवाज़ ही चली गई। ओह, अरे बाप रे, ओके। आवाज़ चली गई, मतलब और उस समय गाना भी सीख रहे थे तुम? गाना सीख रहे थे, गाना सीख रहा था और ये कर रहा था, तो दोनों ऑपोजिट प्रोफेशन है। क्योंकि वहाँ आवाज़ संभालनी पड़ती है। और मेरा ऐसा है नेचर कि जब मैं खड़ा रहता हूँ टीचिंग के लिए, तो जो इंथुजियाज्म होता है पूरा 100% होता है, तो आवाज़ पे कोई कंट्रोल नहीं, और कंटिन्यूस सिखाता था। दैट टाइम मैं बहुत फेमस हुआ था कोचिंग इंडस्ट्री में। मेरा सारे डेज बुक थे, मंडे इवनिंग यहाँ पे। क्या उम्र थी आपकी तब? 17-18 साल। ओके। और मैं कंसेप्चुअल स्टडी सिखाता था। मैंने कभी भी मेरे आज तक के टीचिंग जर्नी में टेक्स्ट बुक हाथ में नहीं लिया। ओके। और मैं ऐसे था भी, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री है, 11-12 फिर मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया। VJTI में मैंने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर एडमिशन लिया, सेकेंड ईयर में मैं गया एंड आई यूज्ड टू टीच फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ओके केमिस्ट्री। ओह। तो मेरा ऐसा था, अभी कोई टीचिंग प्रोफेशन में कैसे होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री ये मेरा स्पेशलाइजेशन, मैं वही सिखा सकता हूँ, ऑर्गेनिक में वही सिखा सकता हूँ, मुझे कोई भी चैप्टर दो मैं सिखाता था। तो क्लासेस में ये कोचिंग यूनिवर्सिटी में डिमांड थी कि ये सर को कोई भी चैप्टर दो, ऑन द स्पॉट बोलो, अभी बोलो, उधर जाके लेक्चर लो, मैं ले सकता था। मुझे किताब ज़रूरत ही नहीं थी, मैं शुरू करता था फिर एंड करता था। और मेरे जो सेशंस होते थे उसमें अगर 1 आवर का लेक्चर है मेरा, तो 45 मिनट्स मेरा टेक्सचुअल रहता था, 15 मिनट्स मेरा बाहर का ज्ञान रहता था। तो उसी समय आपने ये रामायण महाभारत उसी समय बचपन पढ़ से डाला था? 12 वॉल्यूम्स है। ओरिजिनल रामायण है उसके 12 वॉल्यूम्स है, और महाभारत के 18 वॉल्यूम्स है, वो मैंने तभी पढ़ा। ओके। फिर मैंने भगवत गीता बाय हार्ट की। आपने बोला कॉम्पिटिशन्स जो होती है पैसों के लिए, तो तभी हमारे स्कूल में एक सर आए थे, गुरुजी थे, नवरे गुरुजी। उन्होंने बोला कि 1 अध्याय बाय हार्ट करोगे तो 250 रुपीज़ मिलेगा, 5 अध्याय बाय हार्ट करोगे तो 5000 मिलेगा, 18 अध्याय बाय हार्ट करोगे तो 21,000 मिलेगा। तो मुझे बड़ा सोचने की आदत है, मैंने सोचा कि 21,000 मुझे चाहिए। तो 6 महीने में 18 अध्याय बाय हार्ट किए। 6 महीने में? 6 महीने में। Okay. और पहला अध्याय 1 वीक में कर लिया, और मैंने बोला कि चलो जाते हैं उधर, उनको सुनाते हैं और वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते। मेरे गुरु और शिक्षक इतने अच्छे थे,
खुद के पैसे से वो मुझे सब करते थे, मतलब रिक्शा से लेके जाना, सब ख्याल रखना, बिकॉज मेरा कुछ था आपकी ही नहीं। क्वालिटीज उन्होंने जान ली थी, तो उनको मालूम था ये तो ब्राइट बच्चा है, ये जीनियस है। तो तभी पहला अध्याय मैंने फ़ोन पे, अमेरिका में एक गृहस्थ थे, वो कॉम्पिटिशन्स का कोऑर्डिनेशन करते थे, तो उधर सुनाया, फिर वो प्राइज़ मिला। उसके बाद मेरे स्कूल ने एक सेशन रखा, मतलब टाइम टेबल में एक सेशन रखा भगवत गीता पठन, और मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम दोनों 18 ये बोलते कक्षा थी, वर्ग थे, तो पूरे वीक में हम लोग जाके सिखाते थे बच्चों को। ओह, हमारे लेक्चर्स एडजस्ट होते थे। तो ये यहाँ पे तो पैसे नहीं मिलते थे, पैसे नहीं तो मिलते इसका मतलब तुम ज्ञान भी बांटते थे, यस यस ऑफ है कोर्स, ना? तब से ये भी था कि ज्ञान बांटना या ज्ञान देना। बिकॉज हमारे लिटरेचर में बोला ही है, अगर तुम दोगे तो आएगा। और मैंने पढ़ा था, पुला देशपांडे, बड़े बड़े साहित्यिक, उन्होंने लिखा था कि अगर एक घड़ा है, ये भी ये ग्लास है, ये पानी से भरा हुआ है, तो ये खाली होगा तब दूसरा पानी जाएगा ना। तो मेरा ऐसे होता है कि मेरे पास जो है वो लेके जाओ, उसमें मैं सेल्फिश हूँ कि मेरे पास जितना है वो लेके जाओ ताकि मेरे पास न्यू आए। अगर इसको हम लोग उल्टा रखेंगे और तुम साक्षात ब्रह्मदेव आएगा और तुम्हें ज्ञान देगा तो भी कुछ आएगा नहीं, बिकॉज खाली है ही नहीं। तो ये सब एनवायरनमेंट में मैं पला बढ़ा, यू नेम द एक्टिविटी, और उसमें मेरा फर्स्ट रैंक है। और मेरा ये भी था, इधर मैंने ईगो यूज़ किया कि कंपटीशन में जाना है तो सेकंड और थर्ड प्राइज नहीं चाहिए, फर्स्ट प्राइज चाहिए। ये एक अप्रोच था, बट अभी ऐसा अप्रोच भी नहीं चाहिए। तो वो बोलेंगे क्या है, इसको एटीट्यूड है, ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, अगर मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए तो उसका मैं स्टडी करता था, मेहनत करता था कि अगर ए फर्स्ट रैंक अचीव करने के लिए क्या लगता है, ये लगता है, ठीक है, तो ये मैं पहले करूँगा। तो मतलब आप साथ में कैपेबिलिटीज भी बिल्डअप कर रहे थे? कैपेबिलिटीज भी बिल्डअप कर रहा था। अनलेस एंड अनटिल यू कांट बी ऑन द एक्सेलेंस। अभी ऐसे कंपटीशन है, अभी मैंने नेशनल अवार्ड मिला मुझे, वीर सावरकर नेशनल अवार्ड फॉर ऐसे कंपटीशन। ऐसे कंपटीशन है तो जनरली 10वीं के बच्चे क्या करेंगे, ऐसे कंपटीशन है चलो 1-2 किताबें पढ़ो और जाके लिख के आओ। मैंने वैसे नहीं किया, सावरकर साहित्य पूरा पढ़ा। वीर सावरकर जी ने जितनी किताबें लिखी है आज तक, वो सारी पढ़ी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, नोट्स बनाए, और फिर उसका एक विज्ञान जो टॉपिक था, विज्ञाननिष्ठ सावरकर का साइंटिफिक अप्रोच है, उसके ऊपर फिर मैंने वो प्रबंध लिखा। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था, बोर्ड एग्जाम्स चालू थी, 2 दिन बाद बोर्ड का पेपर था, और ये मैं कर रहा था, एग्ज़ाम की पढ़ी नहीं थी। संस्कृत का पेपर था, बोर्ड के एग्जाम में 100 मार्क्स आए ये करते वक्त, बिकॉज मुझे पता था पाणिनि अष्टाध्यायी मैंने 9th स्टैंडर्ड में कर लिया था। पाणिनि अष्टाध्यायी मतलब संस्कृत व्याकरण का, पाणिनि जो थे उन्होंने 8 वॉल्यूम्स लिखे हैं, पूरा संस्कृत व्याकरण का वो बोल सकते हम लोग जन्म स्थान है। तो वो मैंने सूत्र, मेरे पास अभी भी बुक्स है, मैं रात को 12 बजे बैठता था, एक सूत्र लिखता था, आई वुड लर्न, ऐसे सूत्र है, और वो सूत्र का एक्सप्लेनेशन फिर वो पढ़ता था, उसका अर्थ क्या है, उसका लैंग्वेज में कैसा उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। ऐसे मैंने 8 वॉल्यूम्स कर लिए थे तभी। तो संस्कृत मुझे आता था, मैं संस्कृत न्यूज़पेपर पढ़ता था। तभी एक न्यूज़पेपर आता था डोंबिवली, ये ऐसा एक शहर है, आपने तो डोंबिवली फास्ट किया है, डोंबिवली रिटर्न किया, तो आपको पता होगा कि जो भी कल्चर है, लिटरेचर है, वो बहुत कूट के भरा है वहाँ पे। तो पेपर आता था हमें, 21 रुपीज़ मंथली उसका वो देना पड़ता था, सब्सक्रिप्शन अभी बोलते हैं हम लोग, और वो संस्कृत पेपर में पढ़ता था। तो संस्कृत का पेपर लिखना मेरे लिए कुछ आसान डिफ़िकल्टी नहीं थी। तो ये लिखा विज्ञाननिष्ठ सावरकर, और उसको नेशनल अवार्ड मिला। आज जो मेरा वो प्रबंध है वो एशियाटिक लाइब्रेरी में PhD स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए, मतलब लैंग्वेज का कैसा डिलीवरी किया है, सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे किया है, स्टार्ट कैसे किया है, एंड कैसे किया है, बीच में क्या कॉन्टेक्स्ट डाला है, ये सारा मैंने तभी स्टडी किया था। और आप पढ़ोगे अभी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 10वीं के बच्चे ने लिखा है, बिकॉज ये जो हम लोग ने जो तभी मैंने जितना पढ़ा था, वाचन सारी जो जितनी किताबें पढ़ी थी वो सारा एक साथ आता है, उसका एप्लीकेशन आपने जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, और कुछ सोचते नहीं। अगर आप सोचोगे ना तो वो मैकेनिकल बन जाता है,
इट्स लाइक मशीन। तो ये सिस्टम में आ गया था आपके। ये सिस्टम में आ गया था। तो लिखना, पढ़ने के बाद लिखना चालू किया तो एंड, बीच में रुकने का नहीं। हाँ, मुझे अभी ये लिखना है तो ये लूँगा, वो लूँगा, ये रेफरेंस लूँगा, वो रेफरेंस लूँगा, ऐसे हम लोग महाराष्ट्र में बोलते हैं ठिगळं लावून चादर विणायची। बराबर। तो ऐसे करोगे तो उसमें वो सोल नहीं आता। हाँ। फिर वो मैकेनिकल मैथमेटिक्स दिखेगा आपको। बट उत्स्फूर्त स्पॉन्टेनियस जो होता है वो क्रिएशन होता है। हाँ। और ये क्रिएशन स्टडी से ही आता है, ऐसा मेरा मानना है। ओके। क्रिएटिविटी मतलब परमिटेशन कॉम्बिनेशंस नहीं, क्रिएशन मतलब उत्स्फूर्ता आना चाहिए। बट वो उत्स्फूर्ता आने के लिए उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है, अभ्यास होता है। अभ्यास कैसे करना चाहिए? अभ्यास मतलब ये रटो, उसका रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो और जाओ, ये अभ्यास नहीं। अभ्यास मतलब उसके रूट तक जाओ, उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, और रूट से लेके जहाँ पर वो एंड हो रहा है तब तक वो सब पढ़ो, स्टडी करो। पहला स्टेज अभ्यास करने के लिए, मतलब अगर मैच्योरिटी नहीं है तो पहला स्टेज क्या होता है कि सिर्फ रटो रटो रटो। पुराने ज़माने में जो गुरु थे वैसे बिठा के शिष्य को रटना बोलते थे कि ये पक्का करते थे। मत वो क्यों करते थे कि एक लेवल आना चाहिए। रटने के बाद तुम्हारा वाणी शुद्ध होता है, भाषा शुद्ध होती है, उच्चार समझ में आते हैं। तो बचपन से ये जो एक्टिविटीज़ किया उसका फिर बाद में जाके मुझे रिसर्च में उसका उपयोग हुआ। बिकॉज रिसर्च के लिए क्या चाहिए? क्रिएटिविटी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग चाहिए, ये सारे एस्पेक्ट चाहिए। ये मेरे ऑलरेडी डेवलप हुए थे थ्रू दिस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इसके लिए मेरा PhD 3 साल में हुआ, सेकेंड PhD मेरा 2 साल में हुआ। मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया, आई एम द यंगेस्ट। 2 PhD किया, 2 पोस्ट डॉक्टरेट। अभी आई एम द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स। 278 ईयर्स ओल्ड रॉयल सोसाइटी है, जिसकी प्रेसिडेंटी मेजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ II। तो उसकी बेटी अभी प्रिंसेस एने, वो भी प्रेसिडेंट है। तो 278 साल में 30,000 फेलोज जग भर से उनको फेलोशिप मिले, उसमें से आज मैं हूँ एट द एज ऑफ 30। क्या बात। तो दिस इज, इसको हम लोग बोलते हैं कि जो करना है हमें उसमें एक्सेलेंस एंड एक्सपर्टीज चाहिए तो ही करो। बिकॉज दिस इज द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें आज हम लोग इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस है कि जो चाहिए वो हमें विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मिल सकता है। पॉपुलेशन ये ग्लोबल अभी इशू हो गया है, कंपटीशन है। अभी एक सादा उदाहरण देता हूँ, इंजीनियर, आई एम ऑल्सो बायोटेक इंजीनियर। देर आर 90,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर मुंबई यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं और जॉब वैकेंसी है ओनली 1,700। 90,000 एंड 1,700 वैकेंसी है। बाकी लोग में, फिर बाकी लोग का क्या होता है? तो वो 1,700 में अगर जगह बनानी है तो डिग्री, सिर्फ डिग्री की ज़रूरत नहीं। आजकल क्या है, सब लोगों के पास मार्क्स है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि आज इजीली मार्क्स मिलते हैं। हमारे ज़माने में 3-3 घंटा पेपर लिखने के बाद भी हमें मार्क्स मिलते नहीं थे। बट अभी मार्क्स सिस्टम ईजी हुआ है, मोर ऑब्जेक्टिव हुआ है, तो सब्जेक्टिव नहीं रहा, ऑब्जेक्टिव हुआ है। तो क्या होता है कि मार्क्स भी है, सबको अवार्ड्स मिल रहे हैं, सबके पास अचीवमेंट्स है। बट फिर भी आप देखोगे सिर्फ 5 लोग गिन चुन के आते हैं, उभरते हैं। अभी साइंटिस्ट, आई एम अ साइंटिस्ट, इतने साइंटिस्ट है CSIR में 30,000 साइंटिस्ट एवरी डे वर्क कर रहे हैं, इन्वेंशंस कर रहे हैं। बट लोगों को कौन पता है? कलाम, काकोडकर, माशेलकर, नारळीकर, गिने चुने 5 ही पता है। बाकी के भी साइंटिस्ट है, वो भी रिसर्च कर रहे हैं, वो भी इक्वल कैलिबर के हैं। बट फिर मैंने मेरे सर को पूछा कि ऐसे क्यों? वो भी मेहनत कर रहे हैं, दे हैव डन ऑल्सो रिसर्च, उनके भी स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में पेपर पब्लिश्ड है, बट ऐसे क्यों? तो उन्होंने बोला कि विजडम। अभी 3 चीज़ें हैं, मुझे सर ने बोला था। मेरे गुरु जो है वो पद्म विभूषण डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, मैंने उनको पूछा, मैं बहुत क्यूरियस था, तो उन्होंने पूछा, मैंने पूछा उनको कि नॉलेज एंड विजडम में क्या डिफरेंस है? तो उन्होंने बोला कि देखो 3 चीज़ें बोलता हूँ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट? विच इज़ रेडिली अवेलेबल, इट्स जस्ट 1 क्लिक अवे। कुछ चाहिए तो भंडार पड़ा है, गूगल में जाओ,
मिलेगा इन्फॉर्मेशन। नॉलेज जो आता है वो एक्सपीरियंस से आता है। एंड देन उसको प्रोसेसिंग होता है, उसका एक processing होता जो इन्फॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है। फिर मैंने पूछा नॉलेज और विजडम दो डिक्शनरी में देखोगे तो सिनोनिम है, समानार्थी है, फिर क्या डिफरेंस है? तो उन्होंने बोला विजडम हैज़ डेप्थ। मुझे समझा नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि एक चीज़ को तुम यहाँ से देखोगे तो तुम्हें ये कप ऐसे दिख रहा है, हेलीकॉप्टर से देखोगे तो वो कैसे दिखेगा, दैट इज़ विजडम। फिर भी मुझे समझा नहीं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि समुंदर के किनारे पे जाओ और तुम खड़े रहो, खुद को देखो और फिर समुंदर को देखो, तुम्हें कैसे दिखेगा? और पर्सपेक्टिव्स एक्वायर Perspective. करना है विजडम, और इसके लिए तो आपको जीना पड़ता है। विजडम के लिए आप मतलब क्या कहते हैं, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी करना पड़ता है। बिकॉज एक्सपीरियंस, हम हमेशा कहते हैं ना कि मेरे इसमें है कि कई बार होता है कि स्क्रिप्ट एक है, जैसे हम नट सम्राट लेते हैं। अब नट सम्राट प्ले कितने एक्टर्स ने अलग अलग किया है ना, नाम लेने की जरूरत, बहुत सारे एक्टर्स ने किया है। स्क्रिप्ट तो एक ही है, लेकिन वो साउंड और दिखता भी अलग है, क्योंकि उसका एक अलग, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस लाता है। सो एवरी एक्टर गेट्स इन हिज एक्सपीरियंस इन द स्क्रिप्ट, इसकी वजह से वो ऊपर हो जाता है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि विजडम, एक्सपीरियंस, ये फिर अक्वायर करना पड़ता है, ये आपको रेडिली नहीं मिलता है। तो मेरा अब सवाल ये है कि आपके जो गुरु हैं उनका तो विजडम, माशेलकर साहब, इनके ये विजडम वाले थे, तो उनके विजडम का आपको क्या फ़ायदा हुआ है? वो मेंटरशिप कैसी हुई? पहली बात तो ये है कि आपका साथ बना कैसे? क्या मशेलकर उन्होंने सर का, आपको फिगर आउट कर लिया या आप उनके पास गए थे? मशेलकर सर का हमें स्कूल में संस्कृत में 8th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था, तो मैंने तो वो पढ़ा था तभी कि उनका स्टोरी कैसा था कि बचपन में वो बेयरफुट थे, 8th स्टैंडर्ड तक पैसे नहीं थे, उनकी जो माताजी थी वो दूसरों के घर पे काम करती थी, और फिर वो टाटा स्कॉलरशिप मिला उनको। और सक्सेस का डेफिनेशन देखो, उनको टाटा स्कॉलरशिप मिला जब वो 10th स्टैंडर्ड में थे, तो टाटा तभी 60 रुपीज़ देते थे पर मंथ उनको। 30 रुपीज़ वो माँ को देते थे घर चलाने के लिए, 32 रुपीज़ उनका फीस भरते थे। ऐसे यहाँ से टाटा स्कॉलर की शुरुआत हुई थी। और कुछ सालों बाद R.K. नारायणन, जो पूर्व राष्ट्रपति थे भारत के, वो भी टाटा स्कॉलर थे। ओके। मशेलकर टाटा स्कॉलर, और रतन टाटा, आपको पता है जी, रतन टाटा जी को, मशेलकर सर को पद्म भूषण मिला एक ही दिन, एक ही साल। देने वाला कौन था? टाटा स्कॉलर। किसको दे रहा था? टाटा स्कॉलर को। ओके। और दूसरा रेसिपिएंट कौन था? खुद टाटा। सर बोलते ये सक्सेस होता है। फिर मैंने विजडम के ऊपर आप बातचीत हो रही थी कि मशेलकर मतलब सूर्य का तेज जो होता है वो मशेलकर सर है मेरे लिए। अभी वो कैसे मिले, तो वो ये चैप्टर की शुरुआत थी। फिर वो ICT में थे, चांसलर, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, और मुझे बड़ी मिलने की इच्छा थी। अभी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने बोला है ये, तो उनका अदर पर्सपेक्टिव में यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि सर कैसे है एक्चुअली। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। एक तो वो मिलते नहीं, उनका अपॉइंटमेंट 6 महीना मिलता नहीं, 7 महीने मिलता नहीं। मुझे मेरा एक दोस्त है, उसने नंबर दिया उनका, और मैंने पहले उनको ट्विटर पे मैसेजेस किए थे। अच्छा। बहुत सारे। अच्छा। कुछ रिप्लाई नहीं कुछ भी देखा भी नहीं था। हाँ। बिकॉज, और मैंने ऐसे ही देखते हैं, चलो बहुत लोग आता है रिप्लाई तो देखते हैं, एस्पिरेंट्स होंगे। हाँ ऐसे। और वो जब मैंने उनको ये बताया वो हंसने लगे, बिकॉज उनको पता है वो देखते नहीं ना, तो उनको थोड़ा बुरा भी लगा कि अरे हाँ। इतना 6 महीना मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया ऐसे ऐसे। तो फिर एक दोस्त ने, फिर मैंने ऐसे ही कॉल किया, पहले रिंग में फ़ोन उठाया, ठीक है। अभी उनका बड़प्पन देखो, ये बड़े लोग बड़े ही होते हैं। हाँ। बड़े आम तो वो सच में बड़े आम है। फ़ोन उठाया, येस मशेलकर स्पीकिंग। तर मैंने बोला सर मी प्रतीक, असं तसं मी सांगितलं, मी खूप रिप्लाय केले, मेसेजेस केले, तसं तसं, मला भेटायची इच्छा आहे, कधी येऊ शकतो वगैरे वगैरे। तो ये मराठी में मैं बोला, ठीक है ना, आप आ जाइए, ये सैटरडे में हूँ, आप आ जाइए, 11 बजे आ जाना। हाँ, इतना अच्छे से बोला।
पद्म विभूषण, और मैं कहीं पे ही नहीं गया मैं। फिर ही वॉज वेरी क्यूरियस कि अरे ये लड़का इतनी कम उम्र में क्या क्या कर रहा है। तो जैसे आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हो, उन्होंने इंटरव्यू लिया, बता फिर क्या किया बचपन में, कैसे था, क्या था। उन्होंने वो सब इंफॉर्मेशन लिया कि ये कैसा है, क्या है। फिर उन्होंने अप्रोच देखा कि ये जो लड़का है ना, ये मेरे लिए नेम फेम के लिए नहीं आया है। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, नेम फेम लो, फोटो लो, उनसे कुछ वीडियो बाइट लो, डालो, मार्केटिंग करो एंड कैश करो। इन्होंने पहचाना कि इसका कुछ लेना देना नहीं है मेरे नेम प्रेस्टीज से। तो मैंने पूछा, आप मेरे गुरु हो सकते हो क्या? मैंने पूछा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और मेरी तभी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बुक्स कैसे लिखते हैं, उन्होंने कभी मुझे सिखाया नहीं कुछ। जैसे ट्रेडिशनल होता है ना, चलो बैठो आज मैं ये सिखाता हूँ, बिल्कुल नहीं। जाते वक्त, आते वक्त, उठते बैठते मैं ऑब्जर्व करता था, वो कैसे बैठते हैं, वो कैसे मीटिंग्स करते हैं, वो कैसे बोलते हैं। इससे ही मैं बहुत कुछ सीखा, स्टडी कैसे करना है। 5 मिनट का अगर कीनोट स्पीच है तो 5 दिन प्रिपरेशन करते थे। एट द एज ऑफ 8, नाउ ही इज 83, अभी भी वो स्टडी करते हैं। यही तो बड़प्पन है। वो मुझे आदत लगी। आज मैंने 400 कीनोट एड्रेस दिए हैं इंटरनेशनली। आई एम द यंगेस्ट टू डिलीवर 400 कीनोट एड्रेसेस। कीनोट स्पीच मतलब प्रमुख भाषण। तो जब मैंने पहला कीनोट दिया था, तभी जो डुडाचार्य होते हैं ना, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, पर्सनालिटीज, उन्होंने ऐसे किया था, अरे इसको किसने दिया अपॉर्चुनिटी, इसको क्यों दे रहे, देयर आर सो मेनी लेजेंड्स, व्हाई इज। बट जब पहला कीनोट एड्रेस दिया था तो सर का था गाइडेंस कि स्टडी करके जाओ। फिर 10 मिनट का कीनोट एड्रेस है, 10 दिन स्टडी करो, बट 10 दिन जो स्टडी करोगे उसमें से कुछ भी नहीं आएगा ना स्पीच में तो भी चलेगा, बट स्टडी करके जाओ। बिकॉज ये और ये हमारे हाथ में नहीं होता है। स्टडी करके जाओ। 10 मिनट का कीनोट मेरा इतना फेमस हुआ कि जिन्होंने ऐसे बोला था कि अरे ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, वही ऑटोग्राफ लेने आए और वो जर्नी चालू हुई। तो सर ने ये सिखाया कि स्टडी कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उनके बारे में क्या बोले। और दूसरी बात ये भी होता है कि सूर्य का जो तेज होता है वो सहन करना भी पड़ता है। तो ऐसा बहुत बार हुआ कि मुझे मिलना ही पॉसिबल नहीं उनसे, टाइम ही नहीं है, बट मुझे चाहिए, करना है, नहीं। और उन्होंने ये भी सिखाया कि नेवर रिस्ट्रिक्ट योर करियर। आज मेरा करियर आप देखोगे मल्टीफेसेटेड है। करेक्ट। मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, ये उन्होंने सिखाया, नेवर रिस्ट्रिक्ट योर करियर। ये एक ही सेंटेंस था। फिर वो मैंने किया, बुक्स लिखो, ये रिसर्च पेपर पढ़ो, ये करो, वो करो, ये करके देखो, ये मुझे बताओ इनोवेशन क्या होता है, बताओ। मेरे बुक्स है, ये पढ़ो, बताओ मुझे। और ये पढ़ने के बाद इसमें जो इनोवेशन का अप्रोच नहीं है वो मुझे बताना। तो फिर पढ़ते वक्त खाली पढ़ना नहीं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, स्टडी करो। तो उन्होंने सिर्फ स्टडी किया, आज तक अभी भी कर रहे, वही मुझे सिखाया कैसे स्टडी करना है, कैसे बिहेव करना है। आज भी वो मुझे रिस्पेक्ट से ही बुलाते हैं। तो हायर लेवल जो स्टडीज़ होता है, ये आप जो करते जाते हो, इसका जो एक क्या कहते हैं चस्का लगता है, ये क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं, इसके बाद क्या, इससे आगे क्या, ऐसा ये होता है? क्यूरियोसिटी टेक्स यू टू दैट लेवल। यस यस, क्यूरियोसिटी होती है। हाँ। बट आगे जाके वो क्यूरियोसिटी को भी एक सपोर्ट मिलता है, कुछ होता है। हाँ। जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते वर्ड्स में, हाँ, वर्ड्स में अदा नहीं कर जैसे सकते। हम इवन साइंटिस्ट के जो फाइंडिंग्स हैं वो वैसे ही निकलते हैं ना, उनका क्यूरियोसिटी इतना हाई लेवल पे होता है, ये होता क्यों है। न्यूटन से लेके एनीबडी, इवन माशेलकर साहब का, तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी ही आपको उस लेवल पे लेके जाता है। और ये क्यूरियोसिटी अगर आपकी अंत तक रहे, आप भले कितनी बड़े हों, कितनी आपको अवार्ड जो भी है मिले हो, लेकिन वो क्यूरियोसिटी अगर अंदर आपके हो तो आप हमेशा वो करते जाते हो, लेवल्स आपके बढ़ाते जाते हो। तो आपका जो बुक लिखना जो है, रिसर्च पेपर्स लिखना, या बुक जो आपका पहला बुक कौन सा था? इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके। अब ये बुक के पीछे भी एक जर्नी है। मैं बहुत सिखाता था, हाँ। बिकॉज परिस्थिति नहीं थी।
मेरी माँ के गहने गिरवी थे, ओ, साहूकार जो थे उनके पास, बिकॉज पैसे नहीं थे, इंजीनियरिंग का फीस बहुत होता है, तभी भी बहुत था, अभी तो और बड़ा है। तो 21 लाख का कर्जा हुआ था, वो मेरे पिताजी ने साइन किया था, और वो चक्री ब्याज बोलते हैं हम महाराष्ट्र में। ओ, तो वो गया गया गया, और लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने क्लॉकर बेसिस से शुरुआत की थी 50 रुपया, फिर वो बढ़ते बढ़ते गया, मैंने लास्ट 2500 रुपीज़ लिया पर आवर, और मेरा सैलरी ऐसे होता था 80,000 90,000। तो मैं पिताजी को लेके जाता था, बड़ा अमाउंट है, छोटा था, लेके जाता था। और ऐसे हुआ कि हम लोग ने 80,000 लिया, और फ़ोन आया साहूकार का, वही के वही जाके उधर दे दिया, कुछ भी नहीं घर में, ऐसे हुआ था। ऐसे करके मैं 2018-19 तक मैंने वो कर्जा चुका दिया, 21 लाख का। माँ के गहने गिर छुड़ा लिए थे। तो उस टाइम मेरा आवाज़ ही चला गया, बिकॉज बहुत सिखाना था ना, मेरा कैलकुलेशन होता था कि मैं 10 घंटा सिखाऊंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, तो मेरा ये लोन इतनी जल्दी निकल जाए, तो वो कैलकुलेशन रहता था, उसमें मेरा आवाज़ चला गया। आवाज़ चलने के बाद चला जाने के बाद फिर क्या करें, तो फिर तभी मैंने जो रिसर्च किया था, जो पढ़ा था, उसको मैंने लिखना शुरू कर दिया, और तभी मैंने थोड़ा थोड़ा नोट्स बना के रखा। ये नहीं चल रहा है, ये तो चल रहा है ना, तो वो सब मैंने स्क्रिप्ट्स बना के रखे थे। और फिर बाद में जाके वो जो 9 महीने का जो कालावधि था, उसमें फिर मैंने बहुत लिखना शुरू किया, टाइप करता था, और वो सारी मैन्युस्क्रिप्ट बाद में जाके मैंने पब्लिश की, और आज मेरी 36 बुक्स है। और 36 आप बुक देखोगे तो सारी अलग अलग डिसिप्लिन की है। अभी पहला बुक था, एक्चुअली मैंने पहला बुक अभी तक पब्लिश हुआ नहीं है। ओह, अच्छा। इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पहले मैंने बुक लिखा है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल केमिस्ट्री, बिकॉज आई हैव डन माई डिप्लोमा इन टेक्निकल अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उसमें मैंने टेक्सटाइल केमिस्ट्री सीखा था, मतलब फ्रॉम रॉ कॉटन टू फिनिश फैब्रिक, जितना भी होता है प्रोसेस, वो सारा टेक्सटाइल केमिस्ट्री। तो प्रोफेसर वी.ए. शेनाई, ये लेजेंड थे टेक्सटाइल केमिस्ट्री में, तो उनके 10 वॉल्यूम्स है, एक वॉल्यूम 400 पेजेस का, ऐसे 4000 पेजेस के 10 वॉल्यूम्स है। तो जब मैं डिप्लोमा पास आउट हुआ तो मेरे टीचर ने मुझे वो गिफ्ट कर दिए, बिकॉज उनको पता था कि यही इसका स्टडी कर सकता है, बाकी आउटडेटेड है, अभी वो बुक्स मिलते नहीं। ओके। तो वो तभी मैंने पढ़ाई की। कोविड में 4000 पेजेस का मैंने स्टडी करके 600 पेजेस का उसका एक बुक बनाया। 4000 का 600 पेजेस में, बिकॉज आज हम जब पढ़ाई करते थे तभी रेफरेंस बुक्स का ज़माना था, अभी तो सब रेडीली अवेलेबल है। तो एक हमें कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, तो मुझे लाइब्रेरी में जाके 2-2 घंटा बैठना था। तो ये जो कठिनाइयाँ थी एज अ स्टूडेंट, वो बाकी के स्टूडेंट्स को ना हो, इसके लिए फिर मैंने वो प्रोफेसर शेनाई सर के 10 वॉल्यूम्स को 600 पेजेस में किया, ताकि बच्चों को ईजी हो। वो 600 पेजेस का मैंने बुक कर लिया। उसके बाद उसका प्रूफ रीडिंग करने के लिए कोई है ही नहीं अभी जिंदा, बिकॉज जितने भी टेक्सटाइल केमिस्ट्री के जो एक्सपर्ट थे वो चले गए, अभी कोई है ही नहीं। तो वो मेरा पहला बुक अभी भी अनपब्लिश्ड है। उसके बाद मैंने 36 बुक्स लिखे, बट वो अनपब्लिश्ड है। फिर आप देखोगे तो एजुकेशन एंड एटर्नल एसेट, ऐसे मैंने बुक लिखा, बिकॉज मैं टीचिंग में था, और मेरा आई एम एक्सपेरिमेंटल, मैं प्रयोग करता हूँ। मेरा एक लेक्चर आज ये ऐसा वे में जा रहा है, दूसरा लेक्चर मुझे भी पता नहीं होता है कि मैं क्या सिखाऊंगा और कैसे सिखाऊंगा। तो ये मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता था, इनोवेटिव टीचिंग मेथोडोलॉजीज। तो फिर मैंने गुरु शिष्य परंपरा से इनोवेटिव टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये पूरा जर्नी कवर किया एजुकेशन एंड एटर्नल एसेट में। ओके। फिर मैं थोड़ा बड़ा हो गया, फिर मुझे लीडरशिप का शौक था, तो फिर मैंने लिखा लीडरशिप एंड सुपरिंटेंडेंस चेंज मैनेजमेंट। ये अगेन बहुत ज़रूरी बात है कि आप ज्ञान लेते जाते हो, आपका जो ज्ञान आप एक्वायर कर रहे हो, उसके बाद आप लीड भी कर रहे हो। तो लीडरशिप के लिए क्या क्वालिटीज़ अलग होती हैं, ये क्या होती है? लीडरशिप के लिए कैसे था, जब मैंने 2 मिशन शुरू किए थे, अभी भी चालू है। ऑन अ मिशन टू हेल्प स्टूडेंट्स, ऑन अ मिशन टू हेल्प एजुकेटर्स, बिकॉज वी नीड टू एजुकेट द एजुकेटर्स फर्स्ट। ऐसे मैंने जब ट्रैवल किया तब पता चला। तो ये 2 मिशन के अंतर्गत मैंने मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड पूरा कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र एंड कोंकण, खुद के पैसे से मैंने ट्रैवल किया, और स्कूलों में जाके, सरकारी स्कूल जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी का
कुछ है ही नहीं, वहाँ पे जाके मैंने करियर गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन ली। ऐसे 75,000 बच्चों का मैंने करियर गाइडेंस किया फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे खर्चे पे। मेरी परिस्थिति नहीं थी बट वो करना था, बिकॉज मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मुझे दिक्कतें आई वो इनको आनी नहीं चाहिए। अगर मैं कर सकता हूँ तो ये भी कर सकते। तो वो मैंने मिशन स्टार्ट किया। फिर मेरा एक्सपोजर बढ़ा। मैंने माशेलकर सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि गो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाओ, उनको सिखाओ। नहीं आता तुम्हें, इट्स ओके, स्टडी करके जाओ। उधर कौन तुम्हें बोलने वाला है कि कितने लेक्चर्स दिए, क्या लेक्चर। बोलोगे तो वो इम्प्रेशन होगा। कैसे डिलीवर करते हो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? फिलीपीन में था। ओके। फिलीपीन में मैं इतना फेमस हूँ आज कि मुझे वहाँ पे बोलते हैं अडॉप्टेड सन ऑफ द फिलीपींस, बिकॉज आई एम द फर्स्ट इंडियन। फिलीपीन इज मेड अप ऑफ 7,000 आइलैंड्स है, छोटे छोटे बेट है। उसमें से 2,000 आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे मानवीय बस्ती है, बाकी सारे ये है सिर्फ नेचर। तो लुजोन, विसायास, मिंडना ऐसे 3 मुख्य आइलैंड्स है और उसके अंदर फिर छोटे छोटे आइलैंड्स है। आई एम द फर्स्ट इंडियन, लुजोन, विसायास, मिंडना तीनों ट्रैवल किया है। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी में मेरा सेशन हुआ है। तो पहला सेशन मेरा फिलीपीन यूनिवर्सिटी में था, कुछ एक्सपीरियंस नहीं। सर ने बोला है स्टडी करो और जाओ। और पहला लेक्चर इतना फेमस हुआ कि उसके बाद मैं फिलीपीन में इतनी बार गया, इतनी बार सेशंस हुए और मेरे मास लेक्चर्स होते हैं अभी। पहले मैं जब स्टार्ट किया था तब क्लासरूम थे, अभी 4,000, 5,000, 300 PhD स्टूडेंट्स, 600 PhD स्टूडेंट्स। फिर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मतलब फैकल्टी को मैं ट्रेन करता हूँ, करेक्ट, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं। ऐसे भी किया मैंने। और तब से मेरा फिर वो चालू हुआ फॉरेन जर्नी। और फिर मैंने 40 देश मैंने आज किए कंप्लीट। ओके। बहुत ट्रैवल किया। मतलब आप मेरा ट्रैवल एक किस्सा बताता हूँ। मेरा फिलीपीन में मस्बाते आइलैंड है, वहाँ पे एक PhD स्टूडेंट्स मेरे लिए मेरा सेशन सुनने के लिए कहीं कहीं से आए थे स्टे करके। और मेरा सेशन 3 आवर्स का था। 26 तारीख को मेरा सेशन था। 26 मई को मेरा सेशन था। 23 मई में मैं पहुँचा। फिर वहाँ से मनीला इज़ द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। मनीला से मैंने एक फ़्लाइट लिया और फिर बीकोल पहुँचा। बीकोल इज़ आइलैंड। वहाँ से मुझे बोट से जाना था। और वहाँ पे फिलीपीन में आए जाए ये आता रहता है, तूफ़ान आते रहते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़। तो तूफ़ान आया तो मैं वहीं पे अटक गया। 2 दिन मैं होटल में ही रुका हूँ। 24, 25, 26 को मेरा लेक्चर है। सारे बच्चे खर्चा करके PhD स्टूडेंट्स वहाँ पे आए हैं। मैंने फ़ोन किया डीन को, क्या करूँ मैं अभी। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आपको एक बोट भेजूँ, छोटा बोट, रिस्की है, आ सकते हो क्या। तो मुझे लगा कि हाँ बोट मतलब ठीक ठाक ही होगा, भेज दो, आते हैं। वो तूफ़ान शांत हुआ। मॉर्निंग को 8 o'clock में वहाँ पे पहुँचा और देखा कि जो ताफ़ा होता है ना, छोटा सा बोट, इतना छोटा सा बोट, उतना बोट था। और मैं डर गया, अभी इसमें कैसे जाना है। और उसको एक ऐसे रॉड था, और रॉड को पकड़ना होता है और वो बोट चलाता है। और बाद में पता चला 210 किलोमीटर समुंदर में जर्नी था। पता ही नहीं था। मस्बाते आइलैंड जो था और मेरा जो होटल था, 210 किलोमीटर पानी में जर्नी था। 8 बजे शुरू किया, 2 बजे का लेक्चर था, 12:30 बजे में पहुंचा, 5 घंटा। और तभी होता है ना, मेरा नसीब इतना अच्छा होता है कभी कभी कि तभी तूफान आया। अच्छा। बारिश हुई और मैं पकड़ा था और पूरा भीग गया था। बोट हिल रहा था और 2 लोगों ने मुझे पकड़ा था। हम लोग 5 लोग थे और एक बैग जो था वो प्लास्टिक में मेरा नीचे रखा था। ऐसे 210 किलोमीटर ट्रैवल किया, पूरा भीग गया था। 2 बजे का सेशन, 12:30 1 बजे पहुंचा। सारे बच्चे वेट कर रहे थे। मेरा पोस्टपोन किया था सेशन, सिर्फ कपड़े बदल लिए, खाना पीना कुछ खाया नहीं था। और 2 बजे मैंने सेशन चालू किया मेरा। 5:30 बजे तक मैंने सेशन लिया। उसके बाद ऑटोग्राफ, फ़ोटोज़ निकालना, ये सब होने के बाद 7 बजे मैंने खाना खाया कुछ। तो
ये जुनून होता है कि मुझे वो ये मुझे आई वॉज वेरी अपसेट कि मुझे वो बच्चे मेरे लिए आए हैं इतना खर्चा करके, तो मुझे जाना है, तो जाना है। मुझे वही देख रहा था कि 2 बजे मेरा सेशन चालू होना चाहिए कैसे भी, तो उसके लिए ये जर्नी था। एक ही सेशन था, बट चाहता था तो मैं कैंसिल कर सकता था। मेरे लिए क्या, फिलीपींस में तो बड़ा आज adventure कैंसिल ही किया था। तो 50 लेक्चर और थे। मतलब मैं फेसबुक पे डालता हूँ आई एम कमिंग टू फिलीपींस, और मैसेंजर में भर जाता है मेरा स्केड्यूल, आर यू अवेलेबल ऑन दिस डेट दैट डेट। ऐसा मेरा फॉरेन का जर्नी चालू हुआ। और मुझे सिखाया गया कि जब भी आप सिखाओ तो विथ इंटेंसिटी बोलो। पेरिफेरल लेवल पे बोलोगे तो वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। तो हम जब भी कुछ भी मैं बोलता हूँ विथ इंटेंसिटी बोलता हूँ, करेक्ट, तो वो यहाँ पे जाता है, सही है, वरना कुछ बोलो ही मत। बिल्कुल। और स्पॉन्टेनियस बोलो। मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। मैं पढ़ के जाता हूँ, बट वहाँ पे क्या होगा मुझे पता नहीं, बट जो होगा वो अच्छा ही होगा। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि लोगों ने अच्छा ही बोला। ये सारा जो हो रहा है उसके पीछे एक ही है, अभ्यास। स्टडी एज अ, हमारी ताई जो मैं जिनसे मैं सीखा हूँ वो बोलती है कि स्टडी एज अ सब्जेक्ट। स्टडी एज अ सब्जेक्ट मीन्स व्हाट, कि मराठी सीखो, हिंदी सीखो, भूगोल सीखो, ये नहीं। स्टडी एज अ सब्जेक्ट मीन्स जो आपको करना है उसके रूट से लेके एंड तक जाओ, दैट मीन्स स्टडी एज अ सब्जेक्ट। और वो सीखने के बाद उसमें एक्सपर्टीज एंड एक्सलेंस लो। मुझे मशेलकर सर है, उनके गुरु है भारत रत्न प्रोफेसर राव, CN राव। तो वो मुझे एक किस्सा बोलते थे सर कि उनको पद्मश्री मिला। उन्होंने जाके बोला उनके गुरु को, जैसे मैं अभी बोलता हूँ मुझे ये मिला, तो वो बोलते थे नॉट बैड। पद्म भूषण मिला, वो बोलते नॉट बैड। पद्म विभूषण मिला, नॉट बैड। फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, 350 बरस में महाराष्ट्र का एकमेव है महाराष्ट्रियन साइंटिस्ट, फर्स्ट और आखिरी फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, वो मिला, नॉट बैड। वो फ्रस्ट्रेट हो गए और एक दिन पूछा उन्होंने गुरु से, मतलब पूछा आप कब इम्प्रेस होंगे, मैंने इतना अचीव कर लिया, जितने भी इंटरनेशनल प्राइजेस है सब जितना पा भी लिए। सब पा लिया, अभी सिर्फ नोबेल बचा है हाँ। और भारत रत्न बचा है, बाकी सब। तो फिर उन्होंने बोला मशेलकर यू आर क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ एक्सीलेंस विच हैज नो एंड। तो जितना आगे जाओगे उतना खुद को कम पाओगे। तो फिर वो मशेलकर मंत्रा है, उसमें वो बोलते हैं कि देयर इज नो लिमिट टू ह्यूमन इमेजिनेशन, देयर इज नो लिमिट टू ह्यूमन एंडोरेंस एक्सेप्टिंग द लिमिट यू पुट ऑन योरसेल्फ, सो गो लिमिटलेस, आउट परफॉर्म योरसेल्फ। देन वो बोलते हैं योर एस्पिरेशंस और योर पॉसिबिलिटीज, सो कीप देम एज हाई एज पॉसिबल। हिमालय चढ़ने का अगर सोचोगे तब कंचनजंगा तक पहुंचोगे। तो मीन्स आपकी जो महत्वाकांक्षा होती है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि तब जाके आप कुछ हासिल कर पाओगे। देन वो बोलते हैं कि लाइक इंस्टेंट कॉफी देयर इज नो इंस्टेंट सक्सेस, वर्क हार्ड सक्सेस विल फॉलो। ये तो सबको पता है, और उसके आगे जाके वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक ऑन नॉइज। हम एग्जैक्ट अपोजिट करते, थोड़ा कुछ करते हैं और उसका गाजा बजा इतना करते, वो नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ये तो जर्नी है ना, ये जर्नी है। तो आप सोचो अभी अगर ऐसे सब विचार, ऐसे सब क्या बोलते हैं, कल्चर, संस्कृति, संस्कार, वैल्यूज़ अगर मुझे कम उम्र में मिलेंगे तो ये तो होना ही है 30 साल में अचीवमेंट्स। इसमें मैंने कुछ अलग किया ऐसा मुझे फील नहीं होता, बिकॉज ये मुझे मिला और मैंने किया। मिला बिकॉज आप डिजर्वेबल थे। वो ये उन्होंने आपका दैट बड़प्पन इज है। व्हाट ना, आई एम श्योर, बिकॉज ऐसे तो बहुत जाते होंगे, लेकिन आपने अपने आप को केपेबल बनाया, आपको डिजर्वेबल बनाया, इसलिए आपको ये मिला भी। दर्शकों ऐसा करते हैं कि हम ना यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ये इनकी 30 साल की उम्र में इतना कुछ किया है कि मेरे ख्याल से ये एक एपिसोड में पूरा नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं कि आगे वाला हम अगले वाले एपिसोड में ले जाते हैं, ताकि इत्मीनान से इनसे फिर आगे की बात हो सके। तो देखना मत भूलिएगा आगे वाला एपिसोड प्लीज़।